फ्रेंड्स, क्लास 12th के फिजिक्स में आज हम लोग 10वां चैप्टर तरंग प्रकाश की वेव ऑप्टिक्स का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर को देखेंगे। तो दोस्तों लास्ट तक वीडियो में बने रहें, सभी क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट बताए जाएंगे जो आपके एग्जामिनेशन 2023 में पूछे जाएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप पिछले जो भी ऑब्जेक्टिव बताया गया है उसको आप देख सकें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है पिछला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का, उसको भी आप वहां से देख सकते हैं। आज का वीडियो हम लोग शुरू करेंगे। देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। एक पतले रंग का फिल्म का कारण है। ऑप्शन ए है प्रकीर्णन, बी है व्यतिकरण, सी है वर्ण विक्षेपण और डी है विवर्तन। सही आंसर इसका होगा ऑप्शन बी व्यतिकरण। और देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन 2015 एनुअल में पूछा हुआ है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, तरंग लंबाई बढ़ने पर अपवर्तनांक क्या होगा। ऑप्शन है ए बढ़ता है, बी घटता है, सी अपरिवर्तित और डी इनमें से कोई नहीं। ये भी क्वेश्चन देखिए 2016 में पूछा हुआ है, घटता है। ठीक है, तरंग का लंबाई बढ़ेगा तो अपवर्तनांक क्या होगा, घटेगा। अपवर्तनांक के लिए फॉर्मूला होता है मी इक्वल टू 1/λ का पावर 4। तो देखिए जैसे जैसे अपवर्तनांक बढ़ेगा वैसे वैसे लेमडा घटेगा। लेमडा अगर बढ़ता है तो अपवर्तनांक घटेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन जो है बी घटता है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तीसरा, प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करता है। ये देखिए क्वेश्चन 2015 और 2017 में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए है व्यतिकरण, बी है परावर्तन, सी है ध्रुवन और डी है वर्ण विक्षेपण। सही आंसर होगा ध्रुवन यानी सी। चौथा क्वेश्चन है ब्रूस्टर का नियम है। ये भी क्वेश्चन देखिए 2015 एनुअल में पूछा हुआ है दोस्तों। ऑप्शन ए है मी इक्वल टू साइन आई पी, दूसरा है मी इक्वल टू कॉस आई पी, तीसरा है मी इक्वल टू टेन आई पी और चौथा है मी इक्वल टू टेन स्क्वायर आई पी। सही आंसर होगा ऑप्शन सी मी इक्वल टू 10 आई पी, जहाँ म्यू क्या है वर्तनांक है और आई पी है जो ध्रुवन कोण है। तो ऑप्शन सही होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 5 में क्या पूछता है। उन दो तरंगों के व्यतिकरण से उत्पन्न अधिकतम परिणामी आयाम का मान क्या होगा जिसे प्रकट किया जाता है। ये देखिए दो इक्वेशन दिया हुआ है विस्थापन का, वेव में पढ़े होंगे आप लोग वेव ऑप्टिक्स में। तो बाई इक्वल टू 4 साइन ओमेगा टी है और बाई इक्वल टू 3 कॉस ओमेगा 2 है। ये भी ओमेगा टी है। ये भी क्वेश्चन देखिए दोस्तों 2018 एनुअल में पूछा हुआ है। सही आंसर इसका होगा ऑप्शन बी 5। छठा क्वेश्चन है, तरंग का कलांतर फाई और पथांतर लैम्डा एक्स से संबंध है। ये भी क्वेश्चन देखिए 2018 में पूछा हुआ है दोस्तों। तो इसको देखिए ऑप्शन जो है सी हो जाएगा सही, λ/2 पाई इंटू फाई। ये जो है आपको सही मिलेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 7 में, प्रकाश किस प्रकार के कणों के कंपनों से बनता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा ईथर के कण से, यानी कि ऑप्शन जो है ये हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8वां क्या है, प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण का निर्णायक है। वर्ण मतलब कलर। तो इसका सही आंसर होगा आवृत्ति, ऑप्शन सी। 9 में है, प्रकाश तरंग गति के सिद्धांत के अनुसार किसकी व्याख्या नहीं होता है। ऑप्शन ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी प्रकाश विद्युत उत्सर्जन और डी ध्रुवन। तो देखिए सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 10 में क्या पूछा हुआ है। 10 में पूछा हुआ है, यदि एक प्रकाश स्रोत बारीक छिद्र हो तो उससे परिमित दूरी पर उत्पन्न होंगे। ऑप्शन ए है गोलाकार तरंगार्ग, बी है बेलनाकार तरंगार्ग, सी है समतल तरंगार्ग और डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा बी बेलनाकार तरंगाग्र। 11 में है, प्रकाश के अनुदैर्ध्य तरंग को मानने से निम्नलिखित में से कौन सी घटना की व्याख्या नहीं हो पाती है। ऑप्शन ए है अपवर्तन, बी है परावर्तन, सी है ए और बी दोनों और डी है ध्रुवन। तो सही आंसर इसका देखिए हो जाएगा ऑप्शन डी ध्रुवन। अगला क्वेश्चन देखिए 12 में पूछा गया है, अज्ञात आकार वाले एक सुदूर स्थित स्रोत से आने वाले प्रकाश का तरंगाग्र होगा। ऑप्शन ए है समतल, ये ही सही ऑप्शन होगा। ठीक है। 13 में है, प्रकाश की तीव्रता का व्युत्क्रम वर्ग नियम अर्थात तीव्रता प्रोपोर्शनेट 1/r² मान्य होता है। ऑप्शन ए है बिंदु स्रोत के लिए सही। 14 में देखिए पूछा हुआ है, प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो निम्नलिखित में से कौन नहीं बदलता है। ऑप्शन ए है आवृत्ति, बी है अपवर्तनांक, सी है वेग और डी है तरंगदैर्ध्य। तो सही आंसर होगा ए आवृत्ति नहीं बदलता है। 15 में है, एक वर्ण प्रकाश के दो स्रोत कला संबद्ध स्रोत कहे जाते हैं जब उनकी, ऑप्शन ए है तीव्रताएं समान हो, आयाम समान हो, कलाएं समान हो और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर देखिए इसका हो जाएगा कलाएं समान हो।
यानी ऑप्शन जो है सी हो जाएगा सही। 16 में दो प्रकाश स्रोत कला संबद्ध है यदि ये जो तरंग उत्पन्न करते हैं वे है एक निश्चित कलांतर, यानी ऑप्शन जो है डी हो जाएगा सही। 17 में है दो स्रोतों को कला संबद्ध स्रोत कब कहा जाएगा, जब उनका कलांतर निश्चित होगा, यानी कलांतर नियत रहेगा, यानी कि ऑप्शन जो है बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है 18 में तरंग बैतीकरण में ऑप्शन ए है अंततः ऊर्जा का क्षय होता है, बी है अंततः ऊर्जा का लाभ होता है, सी है ऊर्जा का ना तो लाभ होता है और ना ही क्षय, केवल ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। तो ये सही आंसर होगा ऑप्शन सी। 19 में है प्रकाश का बैतीकरण संभव है, ऑप्शन ए है दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोतों जैसे मोमबत्ती और बल्ब, बी है केवल एक ही मूल स्रोत से प्राप्त समान तरंगदैर्घ्य के दो तरंगों द्वारा, तो ऑप्शन इसका जो है बी हो जाएगा सही। 20 में है देखिए यंग के बैतीकरण प्रयोग में यदि दो छिद्रों के सामने दो भिन्न सोडियम वेपर लैंप रखे जाए तो बैतीकरण फ्रिंजों की प्राप्ति होगी, यानी ऑप्शन जो है ए और बी, तो दोनों एक ही है, दोनों सही हो जाएगा। 21 में है यंग के द्विस्लिट प्रयोग में रचनात्मक बैतीकरण उत्पन्न करने वाली तरंगों के लिए पथांतर का मान नहीं होता है, तो ऑप्शन इसका देखिए डी हो जाएगा सही। 2n+1 इंटू λ/2, ये जो है विनाशी रचनात्मक के लिए पथांतर का मान है दिया हुआ, तो रचनात्मक के लिए ये नहीं होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। 22 में है यंग के प्रयोग में यदि प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को दोगुना कर दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई होगी, तो अगर तरंगदैर्घ्य का मान दोगुना करेंगे तो फ्रिंज का चौड़ाई भी जो है वो दोगुना हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 23 में है प्रकाश के संपोष यानी रचनात्मक बैतीकरण में किसी बिंदु पर प्रकाश तरंगों के कलांतर होना चाहिए, तो λ/2 का समगुणज होना चाहिए रचनात्मक के लिए, ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा सही। 24 में है विनाशी बैतीकरण के लिए पथांतर किसके बराबर होना चाहिए, 2n+1 λ/2 का, यानी जो है इसका ऑप्शन सही होगा बी। 25 में है फ्रिंज की चौड़ाई दूरी है, ऑप्शन केवल दो क्रमवर्ती दो काली फ्रिंजों का, केवल किन्हीं दो चमकीली फ्रिंजों का, ऑप्शन सी किन्हीं दो क्रमवर्ती काली या चमकीली फ्रिंजों के बीच का, तो ये सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है रचनात्मक बैतीकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाली दो तरंगों के बीच कलांतर होना चाहिए 0, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 27 में है जब स्रोत और पर्दों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो फ्रिंज की चौड़ाई भी बढ़ती है, यानी कि ऑप्शन जो है ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट देखिए 28 में है दो कला संबद्ध स्रोतों के कारण प्रकाश के बैतीकरण में फ्रिंज की चौड़ाई होती है तरंगदैर्घ्य का समानुपाती, ऑप्शन जो है ए हो जाएगा सही दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 में क्या है, यदि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य लैम्डा है, दो कला संबद्ध स्रोतों के बीच की दूरी स्मॉल डी है, पर्दा और स्रोत के बीच की दूरी कैपिटल डी है, तो बैतीकरण फ्रिंजों की चौड़ाई निम्नलिखित में से किस संबंध से दी जाती है, तो लैम्डा कैपिटल डी बटा स्मॉल डी, यानी कि सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, लैम्डा कैपिटल डी यानी कि ये स्रोत और पर्दा के बीच का दूरी, और स्मॉल डी जो है कला संबद्ध स्रोतों के बीच की दूरी, ऑप्शन सी रहेगा सही। 30 में है यंग के बैतीकरण प्रयोग में कला संबद्ध स्रोतों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है और इससे प्राप्त फ्रिंजों की चौड़ाई 5 मिलीमीटर है। 20 मिलीमीटर चौड़ाई के फ्रिंजों प्राप्त करने के लिए स्रोतों के बीच की दूरी होनी चाहिए। देखिए ये जो ऑप्शन आप देखें 29 में सी नंबर, वही वाला फॉर्मूला लगाइएगा λ/d/d, तो आपको जाकर के इसका आंसर मिलेगा ऑप्शन सी 0.25 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 में 0.1 गुना 10⁻⁻2 मीटर से विलग दो कला संबद्ध स्रोतों से 0.6 गुना 10⁻⁻2 मीटर चौड़ी फ्रिंजें स्रोत से 1 मीटर दूरी पर रखे पर्दे पर प्राप्त होती है, तो व्यवहार किए गए प्रकाश तरंगदैर्घ्य है। अब देखिए अगर बैतीकरण फ्रिंज की चौड़ाई का फॉर्मूला लगाइएगा तो बीटा इक्वल टू होता है लैम्डा कैपिटल डी बटा स्मॉल डी। यहाँ से अगर आप लैम्डा का मान निकालिएगा तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा बीटा इंटू स्मॉल डी बटा कैपिटल डी। अब बीटा क्या है, फ्रिंज की चौड़ाई, तो फ्रिंज की चौड़ाई जो है वो दिया हुआ है 0.6 गुना 10⁻⁻2 मीटर।
तो 0.6 गुना 10 का पावर -2 मीटर, और गुना स्मॉल डी का मान लिखिएगा ये 0.1 गुना 10⁻² मीटर, और बटा कीजिएगा कैपिटल डी 1 मीटर। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी 6 गुना 10 का पावर -7 मीटर। 32 नंबर में भी देखिए एक न्यूमेरिकल टाइप ही ऑब्जेक्टिव है। जब 4000 एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का व्यवहार किया जाता है तब 33 में देखिए पूछा हुआ है व्यतिकरण करते दो प्रकाश तरंगों की तीव्रताएं 9:4 के अनुपात में है, तो अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। तो अधिकतम तीव्रता का अनुपात करेंगे 9 - 4 का स्क्वायर प्लस 9 + 4 का स्क्वायर, तो आपको जो है आंसर मिलेगा ए 25:1। 34 में है दो कला संबंध एक वर्ण प्रकाश पुंज जिसकी तीव्रताओं का अनुपात 1:4 है एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं, तो अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात होगा 9:1 होगा, ऑप्शन डी सही। 35 में है समपोषी व्यतिकरण के लिए तरंगों का पथांतर होना चाहिए, समपोषी यानी रचनात्मक, तो लैम्डा का पूर्णांकी गुणज यानी कि ऑप्शन जो है ए हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सबसे उत्तम एक वर्ण प्रकाश का स्रोत है, लेसर, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा सही। 37 में है यंग के द्विछिद्र प्रयोग में सिल्ट की चौड़ाई 1 मिलीमीटर तथा सिल्ट से पर्दे की दूरी 1 मीटर हो, यदि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रम हो तो फ्रिंज की चौड़ाई होगी 0.6 नैनोमीटर, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 38 में है जब पानी की सतह पर तेल की एक बूंद फैल जाती है तब सूर्य के प्रकाश से अनेकों सुंदर वर्ण दिखलाई पड़ते हैं, इसका कारण क्या है। प्रकाश का व्यतिकरण हो जाएगा, ऑप्शन जो है सी। 39 में है यंग के दो रेखा छिद्रों वाले प्रयोग में दोनों रेखा छिद्रों की चौड़ाई समान है और प्रकाश स्रोत इन रेखा छिद्रों के सापेक्ष सममित रूप से रखा गया है। केंद्रीय फ्रिंज पर तीव्रता आई नोट है, यदि एक रेखा छिद्र को बंद कर दिया जाए तब इस बिंदु पर तीव्रता होगी आई नोट बटा 4, यानी सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब इसके मुड़ने की क्रिया को कहते हैं अपवर्तन, यानी कि सी बी हो जाएगा सही। 41 में है प्रकाश के तीखे कोर पर से मुड़ने की घटना को विवर्तन कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। उसके बाद 42 में है फ्रेनल दूरी जेड ई एफ का मान होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही, ए स्क्वायर बटा लैम्डा, यानी कि बी हो जाएगा सही। 43 में प्रकाश तरंगों की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 44 में इनमें से कौन चयनात्मक अवशोषण द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश देता है, क्वार्ज क्रिस्टल और फ्लोराइड, दोनों हो जाएगा सही, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 45 में है दो ऐसे प्रकाशीय तथ्यों का नाम बताएं जो न्यूटन के कणिका सिद्धांत द्वारा समझाए नहीं जा सके, व्यतिकरण और ध्रुवन, व्यतिकरण और विवर्तन, विवर्तन और ध्रुवन, डी इनमें से कोई नहीं, तो सही आंसर हो जाएगा व्यतिकरण और विवर्तन, बी। इनमें से कौन सी भौतिक घटना है जिसमें प्रकाश के तरंग के स्वरूप की पुष्टि होती है, व्यतिकरण, ध्रुवन, दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी सही। 47 में उस प्रकाशीय घटना का नाम क्या है जो प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ की पुष्टि करता है, यानी कि ये हो जाएगा ध्रुवन सही। 48 में है जब एक वर्णी प्रकाश निर्वात से किसी पारदर्शक माध्यम में प्रवेश करता है तो इसके कौन सा अभिलक्षणी गुण नहीं बदलता है, आवृत्ति नहीं बदलेगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 49 में है एक संकीर्ण स्लिट के रूप में प्रकाश स्रोत द्वारा उत्सर्जित तरंग की आकृति कैसी होगी, ऑप्शन ए है बेलनाकार, बी है समतल, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं, तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए बेलनाकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं 50 में पूछा हुआ है तरंग किसी तरंगाग्र पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का कलांतर कितना होना चाहिए। किसी तरंगाग्र पर स्थित दो बिंदुओं के बीच का कलांतर कितना होना चाहिए, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही 0। 51 में है दो तरंगों की तीव्रता का अनुपात 1:9 है, यदि ये दोनों तरंगों व्यतिकरण करती है तो महत्तम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात 4:1 होगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 52 में है समान आवृत्ति वाले दो तरंगों के आयामों का अनुपात 4:9 है, इनके अध्यारोपण से परिणामी
तरंग का अधिकतम एवं न्यूनतम तीव्रता का अनुपात 169:25 होगा, यानी कि बी हो जाएगा सही। 53 में है प्रकाश के तरंगों के अपवर्तन की घटना निम्नलिखित में से कौन सी राशि नहीं बदलेगी या आवृत्ति नहीं बदलेगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। यन अपवर्तनांक बाल्य यन अपवर्तनांक दाईं शीशे की पट्टी में पथ की लंबाई टी समतुल्य निर्वात में है एन टी, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 55 में निर्वात में प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 64 एंगस्ट्रम है, जल का वर्तनांक 4/3 है, तो जल में इस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हो जाएगा 48 एंगस्ट्रम, यानी बी हो जाएगा सही। 56 में है निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत से सबसे अच्छा एक वर्णीय प्रकाश देता है, मोमबत्ती, बल्ब, मरकरी ट्यूब, लेजर, सही आंसर होगा डी लेजर। 57 में है प्रकाश के दो स्रोतों को कला संबंध स्रोत कहा जाएगा जबकि इनके द्वारा उत्पादित तरंगों का आयाम समान हो, तरंगदैर्घ्य समान हो, कलांतर नियत हो, आयाम और तरंगदैर्घ्य, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही। वैतीकरण की घटना हो सकती है, ऑप्शन ए है सभी तरंगों में, बी है केवल अनुप्रस्थ तरंगों में, सी है केवल अनुदैर्घ्य तरंगों में, और डी है केवल अपरागामी तरंगों में। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए सभी तरंगों में। वैतीकरण का घटना है, ऑप्शन ए कलांतर, बी आयाम परिवर्तन, सी वेग परिवर्तन, डी तीव्रता, तो सही आंसर हो जाएगा डी तीव्रता। वैतीकरण करने वाले दो तरंगों की तीव्रताएं I1 और I2 है। वैतीकरण प्रारूप में कॉन्ट्रास्ट सबसे अच्छा होगा यदि I1 और I2 बराबर हो जाएगा, नहीं ऑप्शन ए। उसके बाद है 61 में लैम्डा तरंगदैर्घ्य के दो एक वर्णी प्रकाश तरंगों के मध्य संपोषी वैतीकरण हेतु पथांतर होगा, यम लैम्डा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। साबुन के बुलबुले श्वेत प्रकाश में रंगीन दिखाई देते हैं, इसका वैतीकरण हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है 63 में यंग के द्विच्छिद्र रेखा प्रयोग में दोनों सिल्टों को एक वर्णी प्रकाश से प्रकाशित करके वैतीकरण प्रारूप पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। जब वैतीकारी पुंजों में से किसी एक के मार्ग में एक माइका का पतली पट्टी रख दी जाती है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ए दिया हुआ है फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ती है, बी दिया हुआ फ्रिंज की चौड़ाई घट जाती है, सी है फ्रिंज की चौड़ाई समान रहती है परंतु वैतीकरण प्रारूप में स्थापित हो जाता है, तो सही आंसर सी हो जाएगा। 64 में है जब यंग का प्रयोग 6000 एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के साथ किया जाता है तो पर्दे के क्षेत्र पर 16 फ्रिंजें प्राप्त होती है। यदि दूसरी लैम्डा तरंगदैर्घ्य प्रकाश के साथ उसी क्षेत्र में 24 फ्रिंजें प्राप्त होती है तो लैम्डा का मान क्या होगा, 4000 एंगस्ट्रम होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। 65 में है यंग के द्विसिल्ट प्रयोग में यदि किसी बिंदु पर पथांतर लैम्डा होने से वहाँ प्रकाश का तीव्रता के, तो प्रकाश के उस बिंदु पर जहाँ पथांतर λ/4 है तीव्रता होगा k/2, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 66 में है दो तरंगों के तीव्रता का अनुपात 25:16 है, इसके आयाम का अनुपात कितना होगा, 5:4, ऑप्शन बी सही होगा। 67 में है निम्नलिखित में से किसका ध्रुवण नहीं हो सकता है, ऑप्शन ए है ध्वनि तरंगों का, बी है प्रकाश तरंगों का, सी है उष्मा तरंगों का, और डी है एक्स किरणों का, तो सही आंसर होगा डी एक्स किरणों का। 68 में है प्रकाश का ध्रुवण नहीं हो सकता है परावर्तन द्वारा, अपवर्तन द्वारा, प्रकीर्णन द्वारा या विवर्तन द्वारा, ऑप्शन होगा इसका डी सही, विवर्तन द्वारा। 69 में है प्रकाश के एक बिंदु स्रोत के लिए तरंगांग होगा केवल गोलीय, ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन है 70 में एक वर्ण प्रकाश के दो स्रोत कला संबद्ध कहे जाते हैं जब उनकी कलाएं समान हो, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 71 में है दूरदर्शी की विभेदन सीमा के लिए सूत्र है 1.22 λ/d, सही आंसर देखिए ए हो जाएगा, जहां लैम्डा जो है तरंगदैर्घ्य है और स्मॉल डी है जो दूरदर्शी के अभिदृश्यक का क्षणक है। अगला क्वेश्चन देखिए किसी दूरदर्शी के विभेदन क्षमता का सूत्र पूछा गया है। अभी जो 71 में हम लोग देखे थे वो विभेदन सीमा का सूत्र था, अभी विभेदन क्षमता का सूत्र पूछ रहा है, तो उसका उल्टा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही, d/1.22 λ। नेक्स्ट है
73 में किसी सूक्ष्मदर्शी का विभेदन क्षमता का सूत्र पूछा। देखिए ये ऊपर में जो दूरदर्शी का विभेदन क्षमता पूछा है, अब जो है सूक्ष्मदर्शी का विभेदन क्षमता का सूत्र पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2 sin थीटा बटा 1.22 लैम्डा, यानी कि ऑप्शन जो है ए हो जाएगा सही।